आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यार पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, मतलब 6 घंटे 7 घंटे इवन 8 घंटे तक लोग सेल्फ स्टडी को टाइम दे रहे हैं। क्लास में जो भी पढ़ाया गया उसको ध्यान से सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, नोट्स को पढ़ रहे हैं, फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं। बट यार बहुत सारी चीज़ें ना याद नहीं हो पाती है। मतलब ऐसा लगता है कि अभी तो याद हो गया है, बट जब एग्जाम में आता है तो वो चीज़ बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल माइंड से साफ हो जाता है। फिर ऐसी क्या क्या टेक्निक्स है जो मैंने यूज़ किया था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शोएब आफ्ताब है और मैं इन माय टाइम 2020 में जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, आई वाज ऑल इंडिया रैंक 1। और हिस्ट्री में अब तक के हिस्ट्री में जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, किसी के भी 720 नहीं आए थे। पहली बार मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे 720 आउट ऑफ 720 आए थे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। तो मैंने ऐसी क्या क्या टेक्निक्स अपनाई जिससे मेरा मेमोरी काफ़ी हद तक जो है, वैसे मतलब एक्चुअली बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँ, बायोलॉजी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मेमोराइजेशन पार्ट होता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगती थी। यानी ऐसा मैं नहीं था कि स्टार्टिंग से ही मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कुछ मैंने टेक्निक्स लगाए कि हाँ यार, पढ़ाई करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा क्या करूं कि मैक्सिमम चीज़ें वट एवर आई स्टडी वो सब मुझे याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए। हाउ टू मेमोराइज एवरीथिंग दैट यू स्टडी। ठीक है, तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। करेक्ट वे ऑफ स्टडिंग क्या है। काफ़ी लोगों को आई बिलीव मैंने देखा है खुद भी, और मुझे काफ़ी स्टूडेंट मैसेज भी करते हैं कि यार मैं इस तरीके से पढ़ाई करता हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स अपने तरीके को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं और उनके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग क्या होता है कि यार आपने एनसीईआरटी निकाल ली है या फिर आपने अपने क्लास नोट्स खोल लिए और आप उसको ऐसे लाइनों की तरह पढ़े जा रहे हो, चुपचाप मन ही मन में उसको बोले जा रहे हो, एक एक लाइन पढ़े जा रहे हो। पैसिवली आप उसको रीड कर रहे हो, मतलब यहाँ पे आप कोई एक्टिवली एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, उसके लिए कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या फिर उस पैराग्राफ को एक बार पढ़ने के बाद उसको ढक के वापस याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? आपको एक टेक्निक यूज़ करना चाहिए। वैसे तो ये टर्म मुझे नहीं पता था, उस टाइम में मैं खुद से ये टेक्निक अपनाता था, बट इसका एक टर्म है मेटाकॉग्निशन। क्या होता है मेटाकॉग्निशन? थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग। मतलब क्या होता है इसमें कि यार जो भी आपने पढ़ा, पैसिवली उसको पढ़ा, तो आप एक बार स्टॉप, खुद को रोको, एक एक पैराग्राफ के बाद खुद को रोको और सोचो कि क्या आपने एक्चुअली वो चीज़ समझी है। मतलब आपने पढ़ तो लिया है, पैसिवली उसको पढ़ लिया, बट कई बार ऐसा होता है ना, हम फ्लो में आपने पूरा एक पेज पढ़ डाला, लेकिन क्या पढ़ा उस पेज में, क्या था, हमें कुछ याद ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आया। तो ऐसे पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। आपको क्या टेक्निक यूज़ करना है? थिंक अबाउट योर ओन थिंकिंग। कि यार एक पैराग्राफ के बाद आप एक बार खुद से सोचो कि हाँ मैंने ये चीज़ें सोची, तो क्या मुझे एक्चुअली वो पैराग्राफ समझ आया। आप एक बार उस पैराग्राफ को किसी भी नोटबुक या किसी भी चीज़ से कवर कर लो, एक बार खुद से बताने की कोशिश करो कि उस पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी या और आपको उससे क्या समझ आया। ठीक है, तो ये होता है। आप उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हो, उसमें से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। खुद से एक बार क्वेश्चन पूछो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद से क्वेश्चन पूछो कि हाँ यार इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये आप देख के भी कर सकते हो, ढक के भी कर सकते हो, डिपेंड्स कि आपको कितना याद है वो पैराग्राफ। इस टाइप से अगर आप हर पैराग्राफ वाइज करोगे ना, तो आपका अंडरस्टैंडिंग देखना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। ओके, नेक्स्ट तरीके में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार पैसिव रिकॉल से अगर आप बचना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं एक्टिव रिविजन, तो फिर एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार पैसिवली हम जब पढ़ते हैं हम लोग खो जाते हैं कहीं पे, हम लोग कहीं सोच में फ्लो में कहीं कुछ और ही सोचने लग गए और फिर पता नहीं कितना टाइम निकल गया। इससे अगर आप बचना चाहते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मोबाइल एडिक्शन से परेशान है कि स्मार्टफोन में दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करे जा रहे हैं काफ़ी लोग। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है कि यार मोबाइल एडिक्शन भी है, फ़ोन चलाने की बहुत आदत है, स्क्रीन टाइम हाई है, प्लस पढ़ते पढ़ते हमारा मन ही नहीं लगता, हम कहीं खो जाते हैं। तो क्या यार कोई ऐसा ऐप नहीं है जिसमें ऐप के थ्रू आप पढ़ाई कर सको, ऐप के अंदर ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, एनसीईआरटी की हर एक लाइनों से आपको क्वेश्चंस मिल जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिले। तो हाँ यार डेफिनेटली एक ऐप है, मेमोनीट करके ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को मेमोनीट सॉल्व करता है। जैसे कि सबसे पहला होता है ओवरवेलमिंग कंटेंट। इतना सारा कंटेंट है, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि ये पढ़े, ये चैप्टर पढ़े, ये यूनिट पढ़े, या फिर क्या पढ़े। बायो इतना सारा है, इतना लेंदी है। फिर इससे बचने के लिए मेमोनीट आपको कंसाइज वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स प्रोवाइड करता है, डायग्राम्स प्रोवाइड करता है, प्लस इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाता है। कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सब कुछ कवर्ड है, आपको मल्टीपल रिसोर्सेज देखने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसको मेमोनीट सॉल्व करता है बाय प्रोवाइडिंग असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन रीजन क्वेश्चन क्या करते हैं? मैंने जैसे कि आपको बताया था ना कि पैराग्राफ्स को आप
एनालाइज कर करके पढ़ो, समझ के पढ़ो। असर्शन रीजन क्वेश्चन आपको इस चीज़ को ही टेस्ट करते हैं कि वो पैराग्राफ के आपको सच में समझ आया, उस पैराग्राफ में से वो 2-3 लाइनें निकाल के आपको दे देंगे, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे। आपको ये डिकोड करना पड़ेगा कि क्या यार वो रीज़न जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं ABCD, वो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो एक्चुअली आपको समझ आएगा कितना आपको समझ आया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गए अभी नीट के पैटर्न में। इसके बाद आता है लिमिटेड स्टडी टाइम। आप लोग ऑलरेडी इतना बिजी हो, आपको स्कूल करना है, आपको कोचिंग करना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो इतने बिजी स्केड्यूल में इतना टाइम डेफिनेटली नहीं होता यार कि आप एक पूरा बुक को जो है कैरी करो, आप हमेशा कैरी करते रहो। और कई बार ये होता है कि हम लोग कोचिंग में बिजी हो जाते हैं, तो हमेशा हमारे पास हाथ में एक फ़ोन तो होता ही है, फ़ोन खोल के आप कभी भी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके रिसोर्सेज में पॉडकास्ट वगैरह भी अवेलेबल है, नोट्स वगैरह भी अवेलेबल है, आप उन सब को चेकआउट कर सकते हैं और ये कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं पे भी आप एक्सेस कर पाएंगे। बोर्डम और मोनोटोनी के लिए यार इन्होंने बहुत बढ़िया मीम्स हो गए, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गए, जो आपके लर्निंग को इतना इंटरेक्टिव और फन बना देंगे कि आप लोग बोर नहीं होंगे। एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते हम लोग सबसे दिक्कत ये आती है कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं बहुत नींद आती है। एनसीईआरटी ऐसी किताब है अगर आप पढ़ोगे तो नींद आ रही होगी, तो इसको सॉल्व करने का ये बेस्ट तरीका है। फिर आता है कि यार ट्रैवल के वक्त या फिर कहीं चले गए, बाहर चले गए, मार्केट चले गए, किसी पार्टी में जाना है, कहीं पे रिलेटिव के यहाँ पे जाना है, तो कैसे पढ़ाई करते रहें। तो यार आप ट्रैवल के दौरान भी पढ़ सकते हैं, आपके फ़ोन में सब कुछ अवेलेबल है। आप कहीं पे जाते हैं, आपको बुक्स वगैरह भारी बुक्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पे ही सब कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, ऑडियो के थ्रू भी आप जो है अपने टाइम को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद यार वापस आते हैं टॉपिक पे। देखो क्या है, डिफ़िकल्ट टर्म्स, वर्ड्स, यूजेस, सेंटेंसेस, फॉर्मूले। मतलब डिफ़िकल्ट बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, है ना। कई बार साइंटिफिक टर्म्स होते हैं, जैसे कि कुछ साइंटिफिक नेम्स हो गए, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, जो एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर उसके अलावा यूजेस, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ये होता है कि यार लिथियम का कोई यूज़ बता दिया, बेरिलियम का कोई यूज़ बता दिया, आपको नहीं पता किस फॉर्म में कब पूछ लेगा। फिर कुछ ऑर्डर्स होते हैं कि हाँ इसका ये ऑर्डर है, मतलब लिथियम से ज़्यादा होता है बेरिलियम का, या ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो सकता है। तो बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे यूजेस वगैरह होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद करना ही रहता है, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो असर्शन रीजन टाइप में काम आते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें ही लोग कहते हैं कि हाँ ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइप से हो सकता है। तो उसको याद करने का क्या तरीका है, वो बहुत डिफिकल्ट है। आप अगर टेस्ट दोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आप देखोगे आप उन टर्म्स को स्पेसिफिकली बहुत बार भूल रहे हो, या फिर वो एक स्पेसिफिक फार्मूला है जो आपको यार याद ही नहीं रह रहा है। उसके लिए क्या कर सकते हो, एकदम जो पुराने ज़माने में जो हम लोग बचपन में एक तरीका अपनाते हैं ना कि चिल्ला चिल्ला के हम थोड़ा लाउडली उसको बोल के पढ़ते थे कि यार से देम लाउडली एंड रिपीट अगेन एंड अगेन। आप उसको बोल के पढ़ो, आप उसको बार बार बोलो और उसको रिपीट करते रहो ताकि आपके कानों में हो जाएगी, तो आपको काइंड ऑफ याद होगा। ये एक पुराना तरीका है, बट ये हमेशा काम करेगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह को याद करने और कोई अगर आप ऐसे पर्सन नहीं हैं तो आप फ्लैश कार्ड्स वगैरह बना सकते हैं। आपका जो भी स्टडी टेबल के फ्रंट में जो भी वॉल है उस पर आप उसको पेस्ट कर दीजिए। आप बार बार अगर उसको देखेंगे, उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखेंगे, टर्म्स को देखेंगे, अपने माइंड में उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे या याद करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी आपकी याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं डिवाइड द पार्ट्स इनटू अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। मतलब हम लोग कई बार नहीं ये डिस्टिंक्शन कर ही नहीं पाते कि क्या पार्ट अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, क्या पार्ट मेमोराइजेशन वाला पार्ट है। हमें लगता है कि यार सब कुछ ही पढ़ना है, सब कुछ ही याद करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स है, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ हद तक कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स, जो जैसे IPEA हो गया, पीरियोडिक टेबल की बात करूँ, या केमिकल बॉन्डिंग भी अगर आप देखोगे बहुत हद तक कॉन्सेप्चुअल है। तो कॉन्सेप्ट्स में अंडरस्टैंडिंग काम आता है, और कुछ कुछ पार्ट्स है जहाँ पे आपको प्योर मेमोराइज करना पड़ता है। तो कहाँ कहीं कहीं पे दोनों ओवरलैप होती है कि यार समझना भी है, थोड़ा याद भी करना है, क्योंकि सिर्फ समझने से नहीं चलेगा, वो चीज़ें एग्जाम में भी याद आनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन पार्ट्स को डिवाइड कर लो। मेमोराइजेशन में क्या क्या आता है, फॉर्मूले आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले मैं मानता हूँ याद करने ही पड़ेंगे। डेटा आता है बहुत सारा डेटा दिया होता है ना कि यार अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में इसका ये डेटा है, तो वो डेटा तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। इकोलॉजी के अंदर आपको मिलता है ये चीज़। फिर जैसे स्पीशीज़ के नेम्स हो गए, ऑर्डर का मतलब वो ऑर्डर नहीं है, स्पीशीज़ वाला ऑर्डर नहीं है, वो वाला ऑर्डर, जैसे IP का हो गया, E हो गया, उसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि वरना तो पता ही होता है डाउन द ग्रुप क्या है, अक्रॉस ए पीरियड क्या है। तो डिफरेंट ऑर्डर्स हो गए। इसमें और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारा
फ्लेम का, जैसे वेवलेंथ का, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ब्लॉक तो अब हट गया, बट वैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हो सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, वो सब आपको याद करने वाले पार्ट में आता है। जो टेक्निकल टर्म्स होती है, जैसे तुम्हारा हर्बेरियम हो गया, की हो गया, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, तो ये सब के बारे में भी तुम्हें थोड़ा समझ के बट याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि यार आपने समझ तो लिया कि वो क्या होता है, लेकिन आपको टर्म ही याद नहीं आ रहा, यार टर्म में आप कंफ्यूज हो गए, यार ये की था या हर्बेरियम था। तो इस टाइप से कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो कुछ कुछ पार्ट मेमोराइजेशन होगा, कुछ पार्ट अंडरस्टैंडिंग, फिजिक्स कॉन्सेप्ट हो गए, बायोलॉजिकल फिनोमेना हो गया, इकोलॉजी हो गया, सक्सेशन हो गया, इस टाइप से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो समझ सकते हो आप। तो ये पार्ट माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना कि हाँ ये तो मैं समझ जाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का पार्ट मुझे याद करना ही पड़ेगा। मैं उसको लिख के याद करूँ, मैं उसके चार्ट बना के अपने दीवार के सामने चिपकाऊँ, या फिर मैं उसको बार बार बोल बोल के याद करूँ, कैसे भी करूँ, बट तुम्हें याद ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट यार फिर इस पे आते हैं डिफ़िकल्ट पार्ट्स, निमोनिक्स, जो बहुत सही तरीका है। मैंने निमोनिक्स बनाई थी, कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है, निमोनिक के वर्ड्स तो याद रहते हैं, उसके अंदर क्या था, जैसे कि कोई भी निमोनिक लेट से हमने बनाया तो उसमें फर्स्ट लेटर याद रहता है, बट उसके अंदर उसका मतलब क्या था वो याद नहीं रहता। तो इस वजह से मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि यार हर चैप्टर का जब आप नोटबुक वगैरह या क्लास नोट्स जो भी बनाते हो, उसमें एक पेज आप निमोनिक्स का पेज लिख दो। निमोनिक्स के पेज में उस चैप्टर से रिलेटेड आपने जितने भी निमोनिक्स बनाई, वैसे ज़्यादा नहीं होती है, एक चैप्टर में मुश्किल से 7-8 निमोनिक होंगे, और ये हर चैप्टर में पॉसिबल भी नहीं होंगे। मान लो फिजिक्स में आप डेफिनेटली नहीं बनाओगे, तो जिन जिन चैप्टर्स में निमोनिक्स है 7-8-10 जितने भी होंगे, उनका एक सेपरेट सेक्शन बना लो, एक पेज बना लो, उसमें लिख लो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, मैंने भी किया था। फिर उसके बाद एक और तरीका है जो मुझे काफ़ी हेल्प की थी इस तरीके ने, यार आप एक रैंडम स्टोरी बनाओ, अपने माइंड में एक स्टोरी बनाओ, या आपके फ्रेंड को समझाओ, ये तरीका बेस्ट हेल्प करता है, क्योंकि आपने एक बार वो स्टोरी बता दी ना किसी को, तो आपको भी वो स्टोरी याद रहती है। तो आप एक रैंडम स्टोरी बनाओ, उसके अंदर जो जो कैरेक्टर्स है उसमें आप उस पार्ट्स को कैरेक्टर बना दो। जैसे लेट्स से कि सक्सेशन की स्टोरी है, तो सक्सेशन में सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या आता है, लास्ट में फॉरेस्ट बन जाता है। तो अब इसका एक कोई कहानी बना दो कि यार ऐसा कोई बंदा था, उसके साथ पहले ये हुआ, नेक्स्ट उसके साथ ये हुआ, उसका दोस्त आया। तो इस टाइप से, जैसे ये MBBS में भी मेरे बहुत काम आता है। जैसे MBBS में मैं आपको बताऊँ, हमारा एक टॉपिक होता है हॉजकिंस लिम्फोमा करके, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट जोन्स में से जो अराइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके नाम डिफरेंट होते हैं। तो उसके लिए मैंने एक स्टोरी बनाई कि यार कैसे एक बंदा था, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो उसने ये काम किया। तो ये आपने सुना हो, आपके टीचर्स भी कई बार आपको बताते होंगे कि यार ये कहानी को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये पहले बच्चा था, फिर ये बड़ा हुआ, तो इसने ये किया। तो इस टाइप से आप कुछ कहानी वगैरह बना सकते हो, जिसमें उसके लाइफ के जो इवेंट है, क्योंकि हमारा माइंड ना इस टाइप से ही काम करता है कि वो कुछ चीज़ों से रिलेट करना पसंद करता है। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी, अगर आप किसी बंदे से रिलेट करते हो, किसी कैरेक्टर से रिलेट करते हो, मूवी में आप किसी कैरेक्टर से रिलेट करते हो, तो आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। और कोई चीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो क्या होगा कि आप उससे रिलेट कर दो, उसके लाइफ प्रोसेस से या कोई टर्म से उसको रिलेट आपने कर दिया कि हाँ यार ये पार्ट या ये स्टेप इस कैरेक्टर से रिलेटेड है। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। बाकी यार मैं हमेशा से ये चीज़ कहता हूँ कि यार आप अगर कोई चीज़ को डिटेल में पढ़ रहे हो, बहुत स्लो पेस में पढ़ रहे हो, और उसमें आप 3 दिन लगा रहे हो, तो वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। उससे बेटर ये है कि आप बार बार पढ़ो, फास्ट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला मेथड अपनाओ। पैसिवली आप उसको आराम से पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है याद हो जाएगा, नहीं होगा। बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बार बार पढ़ते रहो उस चीज़ को। तो फास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड स्टडी मेथड, एक दिन के अंदर आप पढ़ो, लेकिन आप इसको एक दिन को आप 3 टाइम्स पढ़ लो, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आप 3 दिन लगाओ, यहाँ पे आप 1 दिन लगाओ, बट ये 3 दिन के बदले आप इस 1 दिन को मल्टीप्लाइड बाई 3, सेम चीज़ को 3 बार आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। 3 दिन आप इसको कर सकते हो, मतलब 3 डिफरेंट डेज में ऑब्वियसली करोगे, उस लगातार नहीं। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। तो यार दैट वाज इट, मतलब इतना ही था। बेसिकली मैंने जितने भी टेक्निक्स अपनाए थे मैंने सब आपको बता दी। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।